जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि वैज्ञानिक अथवा एल लावेशियो और जोसेफ एल प्राउट ने, रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लावेशियो को, इन्होंने दो महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। तो पहले में क्या था, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, द्रव्यमान को न तो उसमें सर्जन होता है और न ही सर्जन किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, क्या जा सकता है। ये क्या है, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, इसमें क्या होता है, दो या कोई भी दो यौगिक हो तो उनमें क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यौगिक है H2O, H2O है, तो आप देखोगे इसमें क्या है, एक यौगिक, ये एक यौगिक है, ये यौगिक है, एक यौगिक है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इनका अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा, स्थिर होगा। चाहे आप कितने भी बड़े पैमाने पर ले लें, चाहे कितने भी कहीं से भी ले लें, इसका अनुपात स्थिर होगा। और आप जानते हो द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होगा, जैसे कि आप जानते हैं 1:8 इनका अनुपात है, किसका, द्रव्यमान का अनुपात है इनके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि एक यौगिक है, यौगिक में उपस्थित दो या दो से अधिक तत्वों के जो द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होगा, ठीक है ना, स्थिर होता है या निश्चित होता है, ठीक है ना, हमेशा निश्चित होता है, वो चाहे किसी भी स्थिति में हो वो निश्चित रहेगा, ठीक है। और हमने उदाहरण दे दिया, जैसे कि आप मान लीजिए जल का, एक जल है, जल 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा क्योंकि इनका अनुपात है, और 8 ग्राम क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या है, 1/8 रेशियो, यानी कि इनका जो अनुपात है हमेशा 1:8 में पाया जाता है, 1:8 में पाया जाता है। तो इसके आगे चलते हैं, जैसे कि दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण, एक यौगिक हमारे पास NH3 है, यौगिक जो इसे क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। इनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, नाइट्रोजन, बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपातों का, द्रव्यमान के अनुपातों का रेशियो क्या होता है, 14:3, 14:3 होता है सदैव। और बात की जाए तो अमोनिया को अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा, N+H3। मान लीजिए अमोनिया है, अमोनिया भी किसी अनुपात में है, मान लीजिए अमोनिया हमारे पास क्या है, 17 ग्राम है, 17 ग्राम है। तो इसमें नाइट्रोजन कितना होगा, 14 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना होगा, 3 ग्राम होगा, 3 ग्राम होगा। ये होता है, क्या होता है, ये इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम फॉलो करता है ये अनुपात का नियम। आप देखेंगे कोई भी यौगिक होगा, उसमें जो तत्व होंगे वो हमेशा किसमें, जो उसमें रेशियो होगा वो हमेशा निश्चित होगा, यानी कि स्थिर होगा, आप उसे कितने बड़े पैमाने पे क्यों ना बना लें। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्राउस्ट के अनुसार क्या है ये, प्राउस्ट के अनुसार, प्राउस्ट ने जो बताया के अनुसार, क्या बताते हैं प्राउस्ट, ये प्राउस्ट वही हैं जिन्होंने अभी किसके साथ, लेवेशियर के साथ स्थिर अनुपात का नियम और वो दिया था। तो जो प्राउस्ट कहते हैं, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, स्थिर अनुपात का नियम ही ये है। क्या होते हैं, इन्होंने बताया किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, अनुपात में
होते हैं, ठीक है ना। तत्व में यौगिक किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं, द्रव्यमान अनुपात में होते हैं, यानी कि द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। जैसे कि हमने पीछे उदाहरण दिया, वो 14:3 में कौन होता है, किसमें, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में होता है। इसी प्रकार होता है। वैज्ञानिकों की अगली समस्या क्या आई, उन्होंने यहाँ तक तो हल कर लिया कि क्या होता है, द्रव्यमान स्थित होता है, लेकिन अगली समस्या थी इन नियमों की उचित व्याख्या। अगली समस्या क्या आई, इनकी समस्या, इन नियमों की उचित व्याख्या, इन नियमों की उचित व्याख्या। अब कैसे करें, तो इन नियमों की उचित व्याख्या करने के लिए एक अंग्रेज रसायनज्ञ जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जॉन डाल्टन ने इनकी क्या की, इन नियमों की व्याख्या की। कैसे व्याख्या की देखते हैं। तो इन्होंने क्या, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत दिया। क्या दिया, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया देखते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन ने अपने नाम से, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से एक सिद्धांत यानी थ्योरी दी, जिसमें बताया क्या, द्रव्यों की प्रकृति के बारे में और उनके आधारभूत सिद्धांत का प्रस्तुत किया। ठीक है ना, सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने, अंग्रेज रासायनिज्ञ जॉन डाल्टन ने किया। तो ये इनके अनुसार, यानी कि जो इन्होंने क्या बनाया था, सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है सिद्धांत। फर्स्ट क्या बताया इन्होंने, सभी द्रव्य क्या हैं, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। किससे, परमाणुओं से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। कौन, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और ये क्या लेते हैं, परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और ये परमाणु क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वे सभी परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हीं से किसका निर्माण होता है, द्रव्य का निर्माण होता है। ये बताने की कोशिश की है किसने, डाल्टन ने बताने की कोशिश की है। हाँ, डाल्टन ने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो बताए, तो ये जो परमाणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिन्हें विभाजित ना किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, रासायनिक, ये इनका एक खास बात हो रही है, ये ना तो रासायनिक प्रक्रिया में इनका निर्माण होता है, ना ही इनका विनाश होता है। ये जो परमाणु होते हैं, जब कोई भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें ना तो इनका निर्माण होगा, ना इनका क्या होगा, विनाश होगा। ये जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही रूप चेंज कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तीसरा क्या होता है, जो मतलब इसमें बताया है, वो बताया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। जैसे कि मान लीजिए भिन्न भिन्न तत्वों के, इन्होंने बताया भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, ठीक है ना, एवं रासायनिक गुणधर्म क्या दिखाएंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न चीजें दिखाएंगे, मतलब कैसे भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए, जब भिन्न भिन्न तत्वों के, यानी कि अलग अलग तत्व हैं, तो उनका जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर लें,
तो आप देखेंगे जल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम तत्वों से मिलकर बना है। उनका जो द्रव्यमान होगा और उनका जो रासायनिक गुणधर्म होगा अलग होगा। लेकिन जैसे ही अमोनिया की बात करें, उसका क्या होगा, उसका रासायनिक गुणधर्म अलग होगा, उसका द्रव्यमान अलग होगा। ऐसे ही 3-4 उदाहरण ले सकते हैं यौगिकों के, जिनका क्या होगा, गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान दोनों अलग होगा। नेक्स्ट हमारा जो चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा हमारा, परमाणु क्या होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। इसमें पूछा है परमाणु क्या होते हैं, तो बुक में पूछा गया है परमाणु क्या होते हैं, तो परमाणु को बताते हैं चलें। तो परमाणु क्या होते हैं, द्रव्यों की रचनात्मक इकाई। किसकी, द्रव्यों या पदार्थों की, क्या होते हैं, रचनात्मक रचनात्मक इकाई होती है। मतलब कि जो द्रव्य या पदार्थों का निर्माण करती हैं वो कौन होती है, यानी कि परमाणु होते हैं। उसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, रचनात्मक इकाई। जैसे कि आप जानते हो एक इमारत बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं हम, इमारत के लिए रेत का यूज करते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं। तो सीमेंट के कण और रेत के कण क्या हैं, रेत के कण क्या हैं, रचनात्मक इकाई है किसकी, इमारत की। रचनात्मक इकाई है, इकाई किसकी, इमारत की। रचनात्मक इकाई किसकी, इमारत की। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार परमाणु किसकी रचनात्मक इकाई है, द्रव्यों की, यानी पदार्थों की है। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, पूछा गया है परमाणु कितने बड़े हैं, परमाणु कितने बड़े हैं। तो परमाणु की साइज की बात की जाए तो ये बहुत छोटे हैं। इनका साइज क्या है, बहुत छोटा है। बल्कि अगर बात की जाए परमाणु की त्रिज्या की, बात करें तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर में मापते हैं, यानी कि ये इतना छोटा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है और इसे आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, यानी कि एक सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। और हम जानते हैं लाखों करोड़ों क्या करते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिलकर के इस पेज के जैसी एक परत बनाते हैं, इतनी पतली परत बनाते हैं, लाखों करोड़ों, और वो भी शायद इतनी पतली भी ना बनाए, उससे भी कम ही बनाए। तो अगर बात की जाए बड़ी कठिनाई से कागज के जितनी मोटी बनाते हैं। उसके बाद परमाणु त्रिज्या हम बता दें तो कितनी नैनोमीटर में मापी जाती है, और एक नैनोमीटर किसके, 10⁹ मीटर के बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर होता है और 1 मीटर के बराबर क्या होता है, 1 मीटर के बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। जैसे कि आप जानते हैं त्रिज्या के आधार पर इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 10⁹ नैनोमीटर के। और परमाणु की त्रिज्या किस चीज़ में मापते हैं, वो भी नैनोमीटर में ही मापते हैं। और परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म होता है किसी हम उसे नग्न मान सकते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म होने के कारण परमाणु को क्या मान सकते हैं, सूक्ष्म होता है आकार सूक्ष्म, तो उसे हम नग्न मान सकते हैं। नग्न यानी जिसे गिना ना जा सके, मतलब देखा ना जा सके, जिसको बिल्कुल शून्य मान सकते हैं। लेकिन इसका महत्व इतना है, क्योंकि इसी से क्या होता है, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। किसके द्वारा, निर्माण भी किसके द्वारा हुआ है, परमाणु के द्वारा ही हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये नगण्य है, इसे गिन नहीं सकते, ना ही इसे देख सकते हैं, परंतु फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसका आगे का जो पढ़ेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।